हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस का जो 6 मार्च को पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 2 मार्च और 3 मार्च को जो पेपर हुए थे वो हमने कंप्लीट करे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम इन क्वेश्चंस को थॉट प्रोसेस से करेंगे, यानी कम से कम पेन लगाएंगे और माइंडली इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस तरीके से इन 30 क्वेश्चन को आप 20 से 25 मिनट में ईजिली कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आज का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं दे रखे हैं, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनमें थॉट प्रोसेस यानी कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वही तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कम से कम टाइम में करना है। क्लियर है? तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। उसमें पूछा गया था इसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो m का मान क्या होगा, और इसमें पूछा गया है कि अगर कोई भी हल ना हो तो इसका सॉल्यूशन यानी m का मान है वो क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर दो लाइन, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसका हमेशा क्या होता है, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन होगा तब तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, तो दोनों को हम सोल्व करते हैं और एक्स वाई का मान निकालते हैं, एक सॉल्यूशन आता है। अगर दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, देखो पैरेलल पैरेलल है तो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी बिल्कुल सेम लाइन है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है हर पॉइंट पे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये पूछा था कि अगर दो इक्वेशन उसके अनंत हल हो यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसमें पूछ लिया था आपके पास कि m का मान क्या होगा। इसमें आपसे पूछा है कि अगर दो लाइन एक उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन हो, तो m का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो यहाँ से इसकी क्या होगी, स्लोप भी इक्वल होगा, यानी यहाँ से हम इक्वल कर देंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो इक्वल होना चाहिए। c1 और c2 का हमें पता नहीं है, c1 और c2 क्या हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व कर दो। यहाँ से देखो a1 क्या है, 18 है, डिवाइडेड बाई a2 क्या है, यहाँ पे 7 है, इज इक्वल टू b1 का मान कितना है, माइनस का 72 है, तो 72, और यहाँ पे माइनस का तो माइनस कट जाएगा, और m का मान यहाँ पे m निकालना है। तो देखो सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 18 जोग 72 और यहाँ से m का मान कितना आ गया, 28। क्लियर है? तो यहाँ से ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको देखो पेन लगाने की जरूरत नहीं, आप माइंड में कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे? यहाँ पे देखो 15 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे 15 जोड़ोगे 169 होगा, 13 का हो गया। यहाँ पे 13 जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से देखो 25 है ना, यहाँ से 15 हो गया, तो 15 यहाँ पे जोड़ोगे 169, यहाँ की 13 हो गया। 13 यहाँ से जोड़ोगे 121 हो गया, यानी 11 का स्क्वायर हो गया। फिर 11 इसमें जोड़ोगे 36 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 10 प्लस 6 होगा 16 होगा, यानी ऊपर तो कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 बाहर आएगा, यानी 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, 19.25 है, और यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 20.25 हो गया, 20.25 हो गया। तो 20.25 किसका हो जाएगा, 4.5 का हो जाएगा, और 4 से तो कट गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, देखो 4.5 है ना, तो 9/2 है, तो 2/9 हो जाएगा इसका उल्टा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ से टाइम एंड वर्क से पूछा गया है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना कुशल है, ए है बी से 4 गुना, यानी अगर ये एक मटका फोड़ता है तो ये कितने मटके फोड़ेगा, 4 मटके। देखो ये तरीका मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया कि अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे मटका फोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मटका फोड़ के मैं बोल देता हूँ कि ये मटका फोड़ रहा है, तो बी मटका फोड़ रहा है एक, और तो 4 एक कितना मटके फोड़ेगा, 4 मटके फोड़ेगा। 48 दिनों में कंप्लीट करता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, मतलब 48 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये एक मटका फोड़ रहा है, ये 4 मटके फोड़ रहे हैं, दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ेंगे, 5 मटके। तो 48 दिन तक फोड़ रहे हैं, तो कितने मटके फोड़े होंगे उसने, तो 48 इंटू 5 मटके फोड़ेंगे, तो इतने मटके हैं टोटल उनके पास। ठीक है, इतने मटके हैं टोटल उनके पास। अब इसने पूछा है कि बी अकेला अगर उनको फोड़ेगा तो कितना, तो बी तो एक दिन में अकेला एक मटका फोड़ रहा है, तो इतने मटके फोड़ने में कितना टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा। क्लियर है ना? तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 डेज। 5 से गुना करने की ट्रिक तो पता ही नहीं, यहाँ से आधा कर दो, जीरो लगा दो। ठीक है,
तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना था आपको, ये तो मैंने आपको इतना समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से एफिशिएंसी लिखा, ये 1 और 4 आ गई, 5 × 48, तो वहीं आएगा 5 × 48 240। नेक्स्ट देखो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया सवाल है। देखो आप मैथ को आप जितना इंटरेस्ट से करेंगे ना उतना ही आपको इजी से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आप इजी से रिलेट कर पाओगे। जितना आप अपने डेली लाइफ में रिलेट करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए लेकिन आप अपने डेली लाइफ में इसको कनेक्ट कर लो। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे क्वेश्चन ईजिली आपको समझ में आएगा, समझ में आते हैं आपको क्वेश्चन भी है वो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि 24√3 फीट ऊंची एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ये देखो सब ये लिखने का जो तरीका नहीं है, कुछ अलग तरीके से लिख देते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ने में, तो लेकिन आपको समझना है। देखो क्या बोला है कि 24√3 फीट ये क्या है, एक खंबा है, ठीक है, और मीनार दे रखी है आपको। इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। यदि खंबे का आधार जो मीनार के आधार से 60 फीट दूर है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस है वो 60 फीट है, ठीक है, ये 60 फीट है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है आपको, इसकी लेंथ बतानी है यहाँ से, ये टोटल लेंथ बतानी है। देखो ये तो 24√3 है ना, तो ये भी 24√3 ही होगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस। तो ऊपर की निकालने, देखो ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 है ना। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, अगर 60 है तो उसके पास वाले क्या हो जाता है, हाइट की √3 गुना हो जाती है, तो 60√3 हो जाएगी, इसका √3 गुना। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो यहाँ से कितना हो गया, 84√3। टोटल मीनार की हो जाएगी नहीं, यहाँ से 24 + 60 कर देंगे यहाँ से। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। 30% बचाती है यानी 70% क्या करती है, खर्च करती है। यदि उनके वेतन के रूप में प्रतिमाह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उसका मासिक खर्चा कितना है, पूछ ही लिया इसने मासिक खर्चा कितना है। तो 30% बचाती है, 70% खर्च करती है, 70 से गुना कर दो। देखो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यहाँ पे 0 तो आएगा ही, तो एक ही ऑप्शन है, ये हो गया आंसर। इस तरीके से करना आपको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो एक सर्किल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे बताइए, इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया यानी व्यास हो गया। तो व्यास टोटल कितना है, ये 10 है ना, टोटल कितना है, त्रिज्या 5 है ना, तो टोटल डायमीटर कितना हो गया, 10 हो गया। तो मुझे बताइए इसकी साइड कितनी हो जाएगी। यदि अगर 10 है तो 10/√2 होगी, या आप a और a मान के क्या कर सकते हो, तो a² + a², 2a², तो 2a² = क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ से a² का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 5√2 आ जाएगा, ये आएगा। तो 5√2 आ गया। टोटल आपको पेरीमीटर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा, 4 से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो इजी सवाल पूछे गए हैं बहुत ही। देखो क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस से, जो कि एवरेज स्पीड से है। रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार से इतनी दूरी, पैदल इतनी चलती हैं, और पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड आपको बतानी है। अब एवरेज स्पीड आपको पता होनी चाहिए। बस एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली है कितने टाइम में। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, दूरी बट्टी चाल होती है। तो एवरेज बोल दिया तो टोटल लगा देते हैं अपन, ठीक है। कि टोटल उसने कितने डिस्टेंस चली है कितने टाइम में, टोटल कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस चली, वहीं क्या होता है उसकी एवरेज स्पीड होती है। तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस तो उसने कितनी चली, देखो 45 किलोमीटर चला है उसने, ठीक है, 45 किलोमीटर चला है, फिर 80 किलोमीटर चला है, और फिर 6 किलोमीटर। तो देखो 8 और 4 12, 125 और 6 131 किलोमीटर। 131 किलोमीटर चला है। टाइम कितना लगा उसको, 45 किलोमीटर चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो 3 घंटे लग गए क्या, 45/15, 3 घंटे इसको यहाँ पे लग गए, यहाँ पे 2 घंटे लग गए, और यहाँ पे 3 घंटे लग गए। तो यहाँ से कितना हो गया, 6 और 2 8, तो 131/8 हो गया। यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 5, 8 6 48, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो देखो समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो इसमें बी क्या है, समकोण है, यानी ये बी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और सी ए बी है, ये वाला 60 डिग्री है। पूछा क्या है, बी सी पूछा है, तो ये 60 है तो ये 30 है। अभी बताया मैंने 30 के पास वाली साइड क्या होती है, हाइट की √3 गुना होती है, तो 12√3 होगा।
सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक। देखो एवरेज का क्वेश्चन जब भी आए ना, मैं थॉट प्रोसेस से ही बताता हूँ इसको, कभी भी मैंने आपको बेसिक से नहीं बताया इनको, ठीक है। और ना आपको बेसिक से करना है, आपको तो केवल एवरेज में क्या करना है, आपको थॉट प्रोसेस ही लगाना, आपको बस आसपास को रिलेट करके ही बताना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट क्लास में, जो लास्ट पेपर हुआ था 3 मार्च का, उसमें। तो सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक है वो 51 है। 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त होते हैं, तो सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत कितना होगा। अब देखो एवरेज क्या होता है कि सभी को 51 जैसे सभी को इक्वल इक्वल में बांटना पड़ता है। तो जो 4 पेपर हुए ना सलोनी के, उसमें तो वो 51 मार्क्स लेके आती है। क्लियर है भाई, 51 मार्क्स आके पहले में, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सभी में 51 चल रहे हैं। 5वें पेपर में 56 अंक लाती है। अगर वो 51 ही लेके आती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज में 51 ही रहता। लेकिन ज़्यादा कितना लेके आई, वो 5 नंबर ज़्यादा लेके आई ना, तो 5 नंबर ज़्यादा लेके आई। अब बराबर करना है, 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आई, तो 5 पेपर अगर 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आई तो 5 पेपर में इक्वल बांटना पड़ेगा ना। तो कितना बांटेगी वो, एक नंबर दे देगी सबको, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा, पहले 51 था, अब कितना हो गया, 52 हो गया। अगर ऐसा समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो अगर मान लीजिए आपके पास, आप परिवार में 4 सदस्य हो, या आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है 4 दोस्त हैं, सबके पास 51 रुपए हैं। सबके पास कितने हैं, 51 रुपए हैं। सबका एवरेज कितना है, 51 है। अब एक 5वां दोस्त आता है, अब मान लीजिए उसका भी 51 ही है, उसके पास भी 51 रुपए ही है, तो एवरेज तो कितना होगा, 51 ही होगा ना। लेकिन वो ज़्यादा लेके आ रहा है, वो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, वो 56 रुपये लेके आ रहा है, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो जब 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके आएगा तो आप क्या बोलोगे उसको, भाई 1 रुपये वापस दे दो मेरे को, सभी में इक्वल बांटना है 5 रुपये को। तो सभी में जब 5 रुपये को इक्वल बांटेगा तो ये क्या कर देगा, 1 रुपये अपने पास रख लेगा और 1 रुपये सबको बांट देगा। तो 5 रुपये बढ़ गए पाँचों में, तो 5 रुपये बढ़ गया। तो अब बताओ इनका एवरेज कितना हो गया, 52 हो गया ना। तो ये 52 हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एग्जाम में इतना कुछ कहानी नहीं बनाना आपको, बस आपको डायरेक्ट करना है। देखो 51 है ना, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 51 + 5/5 में बांटेंगे तो एक और एक सबके हिस्से में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से करना है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, वो कितना है, 126 पाई है, यानी 2 पाई RH है, वो आपको दे रखा है 126 पाई। तो यहाँ से और यहाँ से ऊंचाई कितनी है, 14 दे रखी है, तो ऊंचाई 14 दे रखी है, और यहाँ से पाई तो दे रखा है, पाई तो कट जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से। तो रेडियस यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, 6 और 3, 7 से और काट दी, 7 दूनी 14 और 9, यानी रेडियस आ गई आपके पास 9/2। क्लियर है। पूछा क्या है आपसे, इसका बेलन का आयतन पूछा है। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, वैसे तो पाई r² होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई RH करेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया इंटू r लिख सकते हैं कि 2 पाई RH है, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो पाई r² बन जाएगा, वो सेम ही बन रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया देखें ना, उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 1/2 कर्व सरफेस एरिया कितना है, 126 पाई है, और रेडियस कितनी है, 9/2 है। क्लियर है। तो देखो 2 से तो काट दो इसको, तो 63 इंटू 9/2 करोगे तो लगभग कितना आएगा, देखो यहाँ से लगभग ये कितना है, 4.5 है ना, 4.5 है, तो 6 चौका 24, 240 और 30 और जोड़ोगे 270 प्लस आएगा। एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है 270 का, 270 प्लस का ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बाकी जब आपके पास ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे तीनों ही सबसे छोटे हैं, आपको आइडिया लग गया। देखो यहाँ से कितना आ गया, 9 7 63, 270 आना, 270 प्लस आएगा समथिंग, तो ठीक है। 9 7 63, 700, 630 और प्लस 9 27 और करोगे, और फिर डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 283, सही 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नमूना है, वो एक नमूना आंकड़ों का माध्य आपको दे रखा है, मीन आपको दे रखा है, मीडियन आपको दे रखा है, और मोड आपसे पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड, 2 मीन क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 मीन करना है तो 48 इंटू 3 करोगे 150, माइनस 6 करोगे 144, माइनस 2 मीन करोगे तो 120, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24। क्लियर है।
नेक्स्ट देखो बहुलक है। बहुलक में तो क्या होता है कि जो बार बार जो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार ये 1 2 और 3 बार, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 27 आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्र एल है, पी क्यू की लेंथ है, ठीक है, पी क्यू की लेंथ है यानी साइड है वो 6 है, तो पी एल की लंबाई क्या होगी। अब देखो वैसे तो देखो यहाँ पे आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूँ आपके पास कि पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल है, एल इसका सेंट्रोइड है और पी क्यू की लंबाई 6 है, तो जब संभव है तो सभी 6 होंगे, ठीक है। पी एल की लंबाई आपसे पूछा है ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ पूछा है, ये आपको पता होगा, इसकी लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, साइड अपॉन √3। अगर आपको एल और यहाँ पे इसकी लेंथ पूछा होता है, ये छोटी वाली ये लेंथ पूछा होता, तो ये क्या होता है, साइड अपॉन 2√3। कितना होता है, साइड अपॉन 2√3। तो यहाँ से तो कितना होगा, 6/√3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक बेईमान दुकान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। पहले वो क्या करता है, 50% ज़्यादा मार्क्स करता है, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट देता है। तो पहले बढ़ा दिया और फिर डिस्काउंट दे दिया, तो ओवरऑल यहाँ से निकाल सकते हो कि उसको प्रॉफिट कितना किया, ठीक है। उसने कितना बढ़ाया है ओवरऑल, कि पहले तो उसने बढ़ाया है और फिर उस पर डिस्काउंट दिया, यानी कितना अधिक में बेचा, देखो 50 बढ़ा दिया और 20 कर दिया। तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हो, a + b + ab/, 100 तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 50 - 20 यानी 30, 30 - 50 × 20 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 10 होगा। तो यहाँ से ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ाया उसने, 20% प्रॉफिट कमाया। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, ठीक है, और 900 ग्राम के लिए वो 1 kg दिखाता है, यानी 1 kg अगर वो खरीदता है तो देता कितना है, वो 900 ग्राम देता है। क्लियर है। तो यहाँ से देखो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो 20 × 5 100 यानी 5 से 6। वैसे तो प्रॉफिट तो यही है ओवरऑल तो देखे जाए तो, लेकिन वो एक और यहाँ पे मिस्टेक कर देता है, वो दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, वो वजन में कटौती करता है। वो 900 ग्राम की जगह, ठीक है, सॉरी 1000 ग्राम की जगह कितना देता है, वो 900 ग्राम देता है। यहाँ पे और वो मिस्टेक कर लेता है, यहाँ पे और कमा रहा है वो, तो तभी तो इसका प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो यहाँ से देखो 0 से तो 0 कट गया, यानी 10 से 9 हो गया, क्या 10 से 9 हो गया, देखो 5 दूनी 10, तो यहाँ से 9 से कितना हो गया, 12 हो गया, 9 से 12 हो गया, यानी 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ से प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%। क्लियर है। या तो इस तरीके से कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर ओवरऑल नहीं निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, 50% बढ़ा रहा है तो 50% का मतलब 1/2, यानी 2 से 3 कर दिया उसने। क्लियर है। फिर 2 से 3 करने के बाद में उसने क्या किया, 20% कम कर दिया, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो 5 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। और फिर 900 ग्राम की जगह, सॉरी 1 kg के ग्राम की जगह वो कितना देता है, 900 ग्राम देता है, यानी 1000 ग्राम की जगह 900 देता है, यानी 10 की जगह क्या करता है वो 9। रेशियो आ गया ना यहाँ पे 10 से 9 का, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है। यहाँ से ओवरऑल निकाल लो, देखो 5 दूनी 10, यहाँ से 9 से बोलेंगे ना अपन, यहाँ पे 9 से 900 से कितना करता है वो 1000 करता है, ठीक है। 900 की जगह 1000 दिखाता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ से 5 दूनी 10 ये हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 × 9, तो आगे आपके पास 3 से 4। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/3 आ गया, कितना आ जाएगा इसका आंसर 33 सही 1/3। क्लियर है। ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की और व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतने का प्रॉफिट हुआ। तो समय का पूछा है, तो देखो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 3 का, इन्वेस्टमेंट कितना किया 3 का, अनुपात 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने 4 का, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का इन्वेस्ट किया। इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, इसके एलसीएम से गुना कर दो सभी को, तो यहाँ से कितने से गुना करोगे, 8 या 24 से गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 3 × 24, 8 दूनी 16 हो गया, 4 × 24, 6 × 18 हो गया, 8 दूनी 16, 8 × 24, 15 हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज से है, बहुत ही ईजी सवाल है। देखो 6 वर्ष पहले ए और बी की एज का रेशियो है वो था 7:5। कब था, प्रजेंट। अगर ये प्रजेंट है ना तो प्रजेंट से 6 साल पहले, ठीक है।
और प्रेजेंट से 4 साल बाद में उनका एवरेज जो आयु का रेशियो है वो कितना है, 11:9 है। ये है, क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या, देखो 7 से 11 और 5 से 9, 4 का डिफरेंस दोनों में सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम सेम बनाते। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें हमने डिफरेंस को सेम बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास पहले ही डिफरेंस सेम दे रखा है, तो 4 यूनिट दे रखा है, इसमें भी 4 यूनिट दे रखा है। तो 4 यूनिट यहाँ पे चेंज हुआ है, और यहाँ पे कितना चेंज हुआ, देखो 6 साल पहले और 4 साल बाद में गेप कितना है, 10 साल का गेप है। तो 10 साल का गेप है यहाँ पे। तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 साल हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 साल हो गई, तो यहाँ से एक ही आयु पूछी है, तो मुझे बताइए 6 साल पहले एक ही आयु कितनी हो जाएगी, 7 × 2.5 साल होगी, 7 × 2.5 साल, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 और यहाँ पे 3.5 और करोगे तो 17.5 होगा। 17.5 6 साल पहले थी, अभी का आपको पूछा है कि वर्तमान में कितनी थी, प्रेजेंट में कितनी थी उसकी, तो 17.5 में क्या कर दोगे, 6 और जोड़ दोगे, क्योंकि ये तो 6 साल पहले की आई है। 6 साल बाद में कितना हो जाएगा, 6 साल बाद में 23.5 साल का हो जाएगा। एक्स और वाई का देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि एक्स और वाई का एचसीएफ है वो 15 है। एक्स और वाई का एचसीएफ क्या है, 15 है, यानी दोनों एक्स और वाई क्या होगी, 15 का मल्टीपल होगी ना, ठीक है। एक्स और वाई क्या होगी, अगर उनका एचसीएफ ही 15 है, यानी उनमें कॉमन क्या आया है, 15 आया है, यानी एक्स भी 15 का मल्टीपल है, वाई भी 15 का मल्टीपल होगा। फिर पूछा है, तो ये आपको दे रखा है एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में, इनका एचसीएफ किससे डिविजिबल होगा, ये आपसे पूछा है, क्लियर है। अब मुझे यहाँ से बताओ, देखो यहाँ से भी, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से, यहाँ से 3 और 3 कॉमन आएगा, यानी देखो यहाँ से 9 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 9 कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से लिख सकते हो 4x² - 9y², और यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9x² - y², ये आएगा। इसको ओपन करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x + 3y और 2x - 3y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ से कॉमन लोगे तो 3x + y और 3x - y, ये आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे तो कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, यानी इनके एचसीएफ में एक तो 9 आएगा, और पहले इसने बोल दिया कि एक्स और वाई क्या है कि 15 के मल्टीपल हैं, ठीक है। एचसीएफ 15 है, यानी 15 के मल्टीपल है, यानी प्रत्येक यहाँ पे एक्स जहाँ पे लिखा हुआ ना, ये सब 15 से मल्टीपल है, तो यहाँ पे 15 भी तो कॉमन आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यानी 15 का तो मल्टीपल होगा ही, और यहाँ पे 9 का मल्टीपल हो रहा है, तो 15 नाम 135, यानी ये संख्या कंफर्म है 135 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, आप इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहाँ से यही अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ पे एक्स और वाई 15 का मल्टीपल तो होगा ही, तो यहाँ से 15 से तो डिविजिबल होगी सभी संख्या, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दे रखे थे। एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे ये दे रखा था, यहाँ पे भी देखो 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 9 कॉमन आ रहा है, यानी 9 से भी मल्टीपल होगी। केवल एक संख्या देखो 9 और 15, यानी दोनों संख्या से मल्टीपल होगी 135, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक समबहुभुज के विकर्णों की संख्या है, ज्ञात कीजिए अगर उनके अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो देखो इस पे भी पूछा गया था, क्लास में पूछा गया था n। देखो अंतःकोणों का योग कितना होता है, n - 2 × 180 = यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है ना अंतःकोणों का योग का, ये कितना आपको दे रखा है 2700, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 × 5 = 90, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17, यानी टोटल साइड कितनी है 17 है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, n - 3y, यहाँ पे पुट कर दीजिए 17 × 17 - 3 करेंगे 14/2, तो 17 7 119, तो टोटल कितने विकर्ण होंगे, 119 विकर्ण होंगे। 5 वर्षों में अक्स की राशि पर साधारण ब्याज पर मूलधन का 2/5 है। देखो मूलधन का 2/5 है, यानी प्रिंसिपल 5 है ना, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, तो 2 रुपये मिल रहा है 5 रुपये, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, × 100, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको माइंड में बस यही रखना कितना मिल रहा है, इतने पर इतना मिल रहा है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, डिवाइड कर दो 5 से, × 100 कर देंगे, कितना आ गया यहाँ से 8%, क्लियर है, कितना आ जाएगा 8%। देखिए ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, 5 तो डिविजिबल होगी नहीं, यहाँ से डायरेक्ट चेक करते हैं, 8 से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, 16 से चेक करने की क्या जरूरत थी,
डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देता हूँ। 16 का है तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी लास्ट के 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा। इसमें 2 की पावर 3 है तो 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा। और 11 में तो आपको पता ही है कि ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम करो, उनका डिफरेंस कर दो और फिर चेक कर लो। तो देखो 8 से चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। तो 8 या 24 यानी 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 7 56, ये तो 8 से ही डिविजिबल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो 10% और 10% की दो क्रमिक छूटे एकल छूट के बराबर होता है। सिंगल डिस्काउंट में बताना, फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला देखो वही फॉर्मूला बनता है, देखो आपको बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है ना सक्सेसिव के लिए। यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है तो माइनस ए, इसमें भी डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट के लिए माइनस यूज करते हैं तो माइनस बी, और माइनस माइनस तो प्लस हो गई है, ए बी बाई 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो हमेशा माइनस में होगा, वो तो डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से देखो 10 प्लस 10 20, माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1 होगा, 20 में से 1 हटाएंगे 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, क्या है 60% दूध है, यानी देखो 60% दूध है तो 48 लीटर दूध है और बाकी का बचा क्या है, पानी है। या ऐसे बोल सकते हो कि 40 लीटर क्या होगा फिर, पानी होगा, यानी 32 लीटर पानी होगा और 48 लीटर क्या होगा, दूध होगा। क्लियर है। तो विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या मिलाया जा रहा है, आपके पास दूध मिलाया जा रहा है, यानी पानी तो सेम ही रहेगा ना। पहले कितना पानी था इसमें, 32 लीटर पानी। अगर कोई विलियन में है जैसे 80 लीटर है, इसमें मिलाया क्या जा रहा है, आपके पास दूध मिलाया जा रहा है, लेकिन चेंज क्या चेंज नहीं हो रहा, आपको वो पकड़ना है। तो चेंज क्या नहीं हो रहा आपके पास, पानी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे बताओ पहले पानी कितना था, 32 लीटर, तो बाद में भी तो 32 लीटर पानी होना चाहिए, बाद में भी तो कितना होना चाहिए, 32 लीटर पानी होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि बाद में 80 लीटर हो गया, 80 लीटर के बाद में मिलाने के बाद कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। उसका क्या होना चाहिए, 80% तो दूध है, यानी 20% पानी होगा। तो 20% क्या होगा, पानी होगा, 20% पानी होगा। यानी जो 32 है ना, ये 32, ये 20% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 20 पंजे 100, 5 से गुना कर देंगे 160। यानी जो नया विलियन हुआ है, जो नया विलियन यानी नया सॉल्यूशन है वो 160 लीटर हो गया। 160 लीटर कैसे हुआ कि पहले तो 80 लीटर ही था, अब 160 कैसे हुआ कि उसमें 80 लीटर मिला दिया ना दूध, बाकी का बचा हुआ दूध ही मिलाया है। तो 80 लीटर तो पहले ही था और बाद में कितना मिला दिया, 80 लीटर और मिला दिया। ये तो मैंने समझाया है, करना कैसे है आपको एग्जाम में वो तरीका बताता हूँ। देखो डायरेक्ट आपको सोचना है, इतना कुछ नहीं करना आपको, मैंने तो ये सब कुछ आपको डिटेल में समझाया है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को पढ़ा कि 80 लीटर है, 60% दूध है, विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिला है, मिलाया दूध है, चेंज क्या नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले वाला पानी और बाद वाला पानी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 40% आपने निकाला, 8 चौक 32 यानी 32 लीटर पानी है, 32 लीटर पानी है। यहाँ पे 80% मिलाया गया है यानी 20% पानी है, तो ये 20% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 160 लीटर। तो पहले तो 80 लीटर ही था, अब 160 लीटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें दूध मिलाया था, कितना मिलाया था, बाकी का बचा हुआ मिलाया होगा। तो 80 तो पहले ही था, 80 और मिला दिया, तो ये हो गया आंसर। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो इसमें, कैसे लगा सकते हो, देखो 80 लीटर इसमें क्या था, दूध था, ठीक है। या आप यहाँ से 60% देखो, परसेंटेज पे लगा दो कि 60% इसमें दूध था, ठीक है। इसमें और मिलाया तो मान लेता हूँ 100% मिला दिया, पूरा का पूरा दूध मिला दिया 100%। बाद में ओवरऑल कितना हुआ, 80%। टोटल कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। एलिगेशन लगाया, यहाँ पे क्रॉस किया तो ये तो 20 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। रेशियो कितना आ गया, 1:1, 1:1। यानी पहले कितना था, देखो 80 था ना, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो यानी कितना इसमें कितना ऐड किया गया है, इसमें 80 लीटर ऐड किया गया है। क्लियर है। तो एलिगेशन भी आप लगा सकते हो। सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन देखो, यहाँ से -2 यानी ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 हो गया, तो 7 या 21 हो गए। ये तो डिवाइड का रहेगा यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखो 9 3 12 2
14, ठीक है। तो माइनस का 14 और यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है, तो 6 और ये तो प्लस का ही बन जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड है -3 है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, देखो 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 3 से डिवाइड कर दो 3 दूनी 6, तो 3 माइनस 2 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर -1 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 4x² + y² = 40 है, xy = 6 है, 2x + y का मान क्या होगा। या तो आप देखो पुटिंग मेथड लगा सकते हो, 6 दिख रहा है यहाँ से, यानी 2 × 3 होगा, सेटिस्फाई करवा के देख लो कौन सा होगा, फिर 40 है ना, तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यानी x की वैल्यू तो कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। पुट कर दो यहाँ से, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो गया आंसर। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका स्क्वायर बना दो, a² + b² + 2ab करोगे, तो यहाँ पे ऐड कितना करोगे, 2ab करोगे, तो 2 और यहाँ पे 2x + y है, ठीक है, तो 4xy हो गया, 24 और जोड़ दो कोई यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से 2x और y करोगे ना, तो 2x × 2y 4, 4 का 24 करोगे तो 64 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट देखो एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर आपको दे रखा है, ठीक है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपको दे रखी है, और यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल है, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल है, वो आपको दे रखा है 1380 है, तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी। ट्रेपेजियम आपको पता है, ये ट्रेपेजियम होता है इस तरीके का, आपको तो एरिया पता होगा, एरिया क्या होता है इसका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, a + b इनटू हाइट करते हैं, तो हाइट कितनी है आपको 60 दे रखी है, = 1380, यही दे रखा है आपके पास। यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 3 बार, 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, तो a + b तो आपके पास कितना आ गया, 46 आ गया। इनका डिफरेंस आपको दे रखा है 12 है, तो यहाँ से आप बता सकते हो a और b क्या होगा। तो a निकालने के लिए क्या कर दोगे, इनको जोड़ के आधा कर दो, तो यहाँ से कितना होगा 48, 58, 58 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 29, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। 3 छात्र हैं जो ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 3/7, 5/9 और 1/3 है। समस्या के हल होने की, ठीक है, उसके प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप क्या कीजिए, एक बार ये चेक कर लीजिए कि उनके जो सॉल्यूशन की, जो प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, वो हम अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा उसकी निकाल लेते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसकी अगर पॉजिटिव निकालनी हो तो 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। कि अगर किसी चीज़ की नेगेटिव की निकाल लेते हैं कि P ऑफ A है, प्रॉब्लम सोल्व न होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - P ऑफ A हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे 3/7 है ना, यानी 7 में से 3 बार सोल्व होता है, तो बाकी का तो फेल ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4/7 बार। इसी तरीके से B के बताए तो यहाँ से 4/9 बार, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 4/5। तो न सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 × 7 करोगे, 45 × 7 करोगे तो 7 × 5 = 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315 होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये न होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व न होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे बताइए सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 64 डिवाइडेड बाई 315, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखो 315 में से 64 कटाएंगे, यानी यूनिट डिजिट तो क्या आएगा, 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, एक C ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन आपको इसी तरीके से बस यूनिट डिजिट चेक करके करना है ना, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने से क्या मतलब है, टाइम वेस्ट होगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका प्रतीरीय कोण है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको इस तरीके से, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है ये इसका ऊपर का कॉर्नर हो गया, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे मैं देखो ठीक से बना देता हूँ इसको, इस तरीके से बना देते हैं अपन, ठीक है। ये इसका ऊपर का कॉर्नर हो गया और ये बेस हो गया, जिसका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है।
क्लियर है। अब यहाँ से आपको बोला है कि प्रत्येक साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसकी तिर्यक और स्लांट ईज आपको दे रही है, स्लांट ईज का मतलब ये वाली साइड है, ठीक है। ये वाली आपको साइड दे रही है 24 है। तो मुझे बताइए यहाँ से हमें स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट निकालनी है तो ये होगी इसकी स्लांट हाइट, और यहाँ पे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये टोटल 8 है, तो मुझे बताइए आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये टोटल कितनी है, 24 दे रखा है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लो। देखो 4 सिंह 24 है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6:1 आ गया कि यहाँ से 6:1 आ गया, यानी 6 का 36 माइनस 1 है, तो ये कितना होगा, √35 गुना होगा किसका, 4 से काटा ना तो 4 का। क्लियर है। तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, 4√35। तो मुझे बताइए इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल लेटरल सरफेस एरिया तीनों साइड तीनों सरफेस का होगा, वो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप 8 या 24 इंटू ऊंचाई कितनी है 4√35। क्लियर है। 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 चौक 48, 48√35। एक ही ऑप्शन दे रखा है, वैसे तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, बाकी इसमें नीचे वाला बेस एरिया आप और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने, नीचे बेस का एरिया क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 4 से डिवाइड करोगे 16, तो कितना आ जाएगा 16√3 प्लस 48√35। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। देखो आपको सिक्कों की संख्या है, इनके नंबर्स आपको दे रखे हैं कि इतने इतने नंबर्स हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या है वो 285 है, सॉरी कुल पैसे जो राशि है ना, टोटल कितना अमाउंट बन रहा है वो 285 रुपये बन रहा है। तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो आप माइंडली करते हैं इसको। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ से देखो 25 पैसे के तो 4 पैसे मिलके 1 रुपये बनेगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो यहाँ से कितना बनेगा 1.25 रुपये बनेगा। ठीक है, 1.25 यानी 1 रुपये 25 पैसा बनेगा। फिर यहाँ से 50 पैसे हैं, 50 पैसे की संख्या कितना है 4 है, तो 2 रुपये बनेंगे यहाँ से, तो 3.25 हो गया। 3.25 और यहाँ से 2 रुपये के सिक्के कितने हैं 3 हैं, तो 6 रुपये यहाँ से हो गया। क्लियर है। तो 6 और 3 9.25 हो गए। 9.25 और 5 रुपये का एक सिक्का है, तो 9.25 प्लस 5 करेंगे 14.25 होगा। तो 14.25 रुपये हो गए ना टोटल। तो 14.25 रुपये की वैल्यू कितनी देर की आपको 285 है टोटल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। तो 25 पैसे और 5 पैसे 5 रुपये के बीच में डिफरेंस पूछा है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा है। कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, तो 20 चौक 80। क्लियर है। बस इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं अगर आपको याद हो तो इसका डाटा। ठीक है, अगर आपको इफेक्टिव रेट पता हो तो ये इजी है, अगर इफेक्टिव रेट ना पता हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है कि 6500 रुपये हैं, और ब्याज है वो क्या दे रखा है आपको हाफ ईयरली दे रखा है। ठीक है, तो हाफ ईयरली दे रखा है, तो रेट तो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, रेट तो हो जाएगी आधी, और टाइम क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो ये 4 साल हो जाएगा। तो 4 साल के लिए आपको 5% की इफेक्टिव रेट से 5% से निकालना पड़ेगा 6500 का। और पूछा क्या है आपसे, अमाउंट पूछा है आपसे। तो जब आप निकालोगे यहाँ पे 5% 105 इंटू इसकी पावर 4 करना पड़ेगा। अगर बेसिक से करोगे तो फ्रैक्शन भी लगाओगे तो 20 से 21 होगा, क्योंकि 1/20 होगा ना, तो 20 से 21, फिर 20 से 21 4 इसकी पावर 4 करना पड़ेगा। तो इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आपको इसकी इफेक्टिव रेट हमेशा याद रखना, क्योंकि ये डिजिट क्या है 5% और 10% पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है 4 साल के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको 4 साल के लिए दिया जाएगा ना टाइम, तो 5% या 10% में ही पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाए तो फिर आपको सक्सेसिव कर लेकर नहीं है। तो 5% के लिए इफेक्टिव रेट हमेशा याद रखना कितनी होती है 21.550625। ये होती है एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्लियर है। बाकी आप ओवरऑल यहाँ पे 21% मान सकते हो। 10% के लिए 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट होती है 46.41%। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको 10% दे दिया जाए तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो 46.41% निकाल देना, और अगर 5% के लिए पूछा जाए 21.550625 से गुना करना पड़ेगा।
क्लियर है। यहाँ पे आपसे पूछा है 5% के लिए 4 साल के लिए, तो 21.550625 होगा। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे देखो आपको बताना है, पूर्णांक में बताना, राउंड में बताना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी क्या है, 100 की डिफरेंस है देखो यहाँ पे सब में। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल यहाँ पे 21% ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो 21% मान लेता हूँ। आपसे तो मिश्रधन पूछा है, तो 121% निकाल देते हैं एक 65 का। तो 65 का 121% निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 121 को 65 से गुना करना है, या 65 का डबल कर दो। देखो 65, यहाँ से 65 तो कितना हो जाएगा 130 यानी 1300, या आप यहाँ से देखो 12 से गुना कर दो पहले। तो 120 को 65 से गुना करेंगे तो 12 6 7200, तो 1 बनेगा। 12 पंजे 60 यानी 601 बनेगा। और 65 इंटू 1 होगा तो प्लस 65 बनेगा, ये बनेगा। तो 72 और 4 78, 7800 प्लस समथिंग होगा यानी 79, 7865 होगा। और इससे भी कुछ ज़्यादा होगा पॉइंट, ये इसका भी इफेक्ट आएगा। तो लगभग किसका आएगा, 7800 प्लस आएगा और 79 से आसपास आएगा। क्लियर है। एक ही ऑप्शन आपका दे रखा था, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखो, कोस 120 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। तो यह तो यहाँ से क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। कैसे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, कोस 120 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस 1/2। एक भी ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव में, तो एक ही ऑप्शन था माइनस में। तो वैसे भी कर सकते थे यहाँ पे, ये कोस 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा हमेशा। तो एक ही ऑप्शन था, ए ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में है, इससे आगे की जो शिफ्ट है 7 तारीख का जो पेपर हुआ था वो हम सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है। और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताओ, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और उससे रिलेटेड आप जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आगे जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे परसेंटेज और टाइम एंड वर्क है उसके टाइप वाइज क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब जो टाइप आप जो टॉपिक बोलोगे वही हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद में, ठीक है। कल 7 तारीख हो जाएगा, उसके बाद में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक आप बोलोगे वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कौन सा टॉपिक आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे टाइप वाइज के साथ। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।